हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी परीक्षा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग 20 जीके जीएस को कवर करेंगे। तो देखते हैं आप लोग कितना इसमें से क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 11 जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट मैंने करवाए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख सकते हैं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, तो उसे जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 21 नंबर की भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? ऑप्शन दिए गए हैं 28वें, 40वें या फिर 42वें या फिर 52वें। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 22वां नंबर की, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? ऑप्शन दिया गया है संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई व्यक्ति, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष, या फिर राज्यसभा के उपसभापति, या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से काम करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि नीति आयोग है, तो आपको बताना है कि कैसी आयोग है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए कानूनी निकाय, सलाहकार समिति, या फिर स्वायत्त निकाय, या फिर एक मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सलाहकार समिति है नीति आयोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 26 नंबर की, पित्त ज्वर संचारित किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं एडिस इजिप्टी द्वारा, एनाफ्लीज द्वारा, या फिर घरेलू मक्खी द्वारा, या फिर क्यूलेक्स द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पित्त ज्वर जो संचारित किया जाता है वो एडिस इजिप्टी द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है 25 नंबर की, वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत है। आपको बताना है कि सबसे नीचे वाली परत कौन सी है वायुमंडल में। ऑप्शन दिए गए हैं क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल, या फिर समताप मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल होती है वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो आपको बताना है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी निकल जाता है छिली हुई सब्जियों को धोने से। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 27 नंबर की, पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। तो आपको बताना है कि किस डिग्री पर और कितने मिनट तक गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 60 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक, 63 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक, या फिर 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक, या फिर 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म किया जाता है दूध को। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किस संस्था द्वारा की जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी आयोग, या फिर नीति आयोग, या फिर श्रम ब्यूरो। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। आपको बताना है कि सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन है सीसा का। ऑप्शन दिए गए हैं गैलीना, मैग्नेटाइट, पाइरोल्यूसाइट, या फिर सीडेराइट। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलीना। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 30वां नंबर की, निम्न में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है रबी की फसल नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं आलू, जौ, मटर, या फिर मक्का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मक्का नहीं है। बाकी ये सभी की सभी रबी की फसल है, आलू, जौ, मटर। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला दिया गया हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर बिना मृदा के पौधों की कृषि। ऑप्शन बी दिया गया है बिना मृदा के फूलों की कृषि, या फिर बिना मृदों की वनों की कृषि, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिना मृदा के पौधों की कृषि हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। उसके बाद अगला दिया गया है पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी किरण विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? आपको बताना है कि पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है। ऑप्शन दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ओजोन, या फिर ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन। उसके बाद अगला दिया गया यहाँ पर निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन दिया गया यहाँ पर माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, या फिर प्रिंटर।
तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि डायनामाइट में मुख्यतः होता है, आपको बताना है कि क्या होता है डायनामाइट में। ऑप्शन दिए गए हैं TNT, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, या फिर पिक्रिक एसिड, या फिर RDX। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन होता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 35 नंबर की कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन दिए गए हैं काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या फिर लेटराइट मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि डिगबोई यानी असम किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं लोकोमोटिव, कच्चा तेल, या फिर कोयला, या फिर लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कच्चा तेल के लिए जाना जाता है। उसके बाद अगला दिया गया यहाँ पर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था। ऑप्शन दिए गए हैं 1930 में, 1931 में, 1932 में, या फिर 1933 में। तो आपको बताना है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 में शुरुआत की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। उसके बाद अगला दिया गया यहाँ पर किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि देशबंधु के नाम से जाना जाता है कौन। ऑप्शन दिए गए हैं आचार्य नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास, या फिर GS रॉय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 39 नंबर की डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है। आपको बताना है कि डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है। ऑप्शन दिए गए हैं भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नेपाल और भारत, या फिर नेपाल और चीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा है उसको डुरंड रेखा कहा जाता है। इसके बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन दिए गए हैं जेनेवा, वियना, न्यूयॉर्क, या फिर वाशिंगटन DC। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन दिए गए हैं जेनेवा, वियना, न्यूयॉर्क, या फिर वाशिंगटन DC। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि रोज इसी तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहें, आपके SSC GD का प्रैक्टिस होता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।